नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पिछले 3-4 दिनों से हम ही ये खबर बार-बार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अमेरिका युद्ध से किसी भी तरीके से निकलने के लिए, भागने के लिए बेचैन है। हमने आपको कहीं भी हेडलाइन ये लगी नहीं थी कि भागने के लिए बेचैन है, लेकिन हमने इटली, बेल्जियम, स्पेन, तुर्की, कनाडा, मेक्सिको, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, इन सब के रुख को देखते हुए और अमेरिका को जितना डैमेज हो रहा है उसको देखते हुए, जैसे जो एनालिसिस होता है, पॉलिटिकल एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस हमने किया था कि अब इस युद्ध को किसी भी कीमत पर वो छोड़ने के लिए बेचैन है। उसके बाद ओमान के जरिए आधी रात को ईरान को मैसेज भिजवाया गया। आधी रात, ये खबर तो हमने दिखाई थी बाकायदे, मतलब जो मिडिल ईस्ट से आई हुई खबर, वहाँ की मीडिया की खबर थी, ऑथेंटिक खबर, कि ओमान के ज़रिए मैसेज भिजवाया। पुतिन को फ़ोन करके 1 घंटा बतियाया। लेकिन कहीं ये खबर नहीं आई, इसकी हेडलाइन कहीं नहीं लगी कि ट्रम्प या अमेरिका अब युद्ध छोड़ के भागना चाहते हैं। वो दिन आ गया। सीएनएन लगाता तो भी एक बार भी हम कहते कि सीएनएन तो ट्रंप का विरोधी है। हम नहीं कहते, लेकिन ट्रंप ऐसा कहते हैं, और जो ट्रंप कहते हैं वही भारत की गोदी मीडिया कहती है। मतलब यहाँ पर भारत की मीडिया के लिए एक पापा है, पापा लोग बताते हैं ना, और एक ताऊ है। तो ताऊ का ही जो है हित जिसमें है, वही खबर हमारे यहाँ चलती है। लेकिन फॉक्स न्यूज़ ने, अमेरिका के न्यूज़ चैनल फॉक्स ने ये खबर लगाई, और ये खबर ऐसी है जिस खबर को देख कर के नेतन्याहू के पसीने छूट गए। ये खबर और 4 दिन से हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस के आधार पर की जा रही भविष्यवाणी, हम भविष्यवाणी नहीं करते ग्रह नक्षत्र पे, पॉलिटिकल एनालिसिस पे करते हैं। अगर ये दोनों सही साबित हो गए, तो इज़राइल की बर्बादी आप तय मान लीजिए। इज़राइल ने पिछले करीब-करीब 70 सालों में जितनी अति की है मिडल ईस्ट में, सारा हिसाब-किताब एक ही बार में चुकता हो जाएगा। जर्मनी ने भी, जर्मनी जो मजबूरी में ही सही पीछे खड़ा हो सकता था या हुआ नज़र आ रहा था थोड़ा बहुत कमोबेश, जर्मनी ने भी साथ छोड़ दिया है। कोरिया, साउथ कोरिया, किम जोंग वाला नहीं, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया उम, हमेशा से, आप अमेरिका का आप मित्र कहिए उसको या पिट्ठू कहिए, हमेशा से अमेरिका के साथ रहा है। लेकिन कोरिया की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लेकर के लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कोरिया की सरकार अपने देश की जन भावनाओं के खिलाफ कैसे जाएगी। और उसी देश से पैट्रियट निकाल के ले आए हैं, उसको फँसा करके उससे उसकी दुश्मनी करवा के चीन से। ये सारे बहुत सारे समीकरण एक साथ जुड़े हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है फॉक्स की खबर। लाइए ज़रा हेमंत भाई को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। सीधा फॉक्स न्यूज़ की हेडलाइन से ही हम शुरू करते हैं, वही दिखाते हैं। भैया लाओ। ट्रम्प सडनली सीम्स एंग्जियस टू एंड द ईरान वॉर। ये शब्द एंग्जियस देखिएगा। बेचैनी है युद्ध खत्म करने को लेकर के, और युद्ध खत्म करना ट्रंप के हाथ में है नहीं। ये 1 बार, 2 बार, 4 बार नहीं, हर दिन 3 बार ईरान बोलता है होम्योपैथिक दवाई टाइप, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार डोज़ देता है होम्योपैथिक का, कि युद्ध शुरू तुमने किया था, खत्म करना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है। खत्म करना हमारे हाथ में है, हम तय करेंगे कब खत्म होगा। तो खत्म तो ये कर नहीं सकते, कितनी भी इनके अंदर बेचैनी आ जाए। एक ही उपाय फिर बचता है क्या? धीरे से ये कह के कि हमने ईरान में अब कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब तबाह कर दिया, धीरे से बाहर सरक लो। आज वैसे भी, आज जो हेग्सेट ने वहाँ पर ब्रीफिंग की है, बताया है 15,000 ठिकाने हमने तबाह किए हैं। आप कल्पना करिए कि इंडिया को ऐसे लीजिए, इंडिया में 15,000 जगह अगर बर्बाद हो जाए, ठिकाने पर कोई हमला कर दे, तो फिर क्या बचेगा? क्या बचेगा बताइए? हम लोग भी पता चलेगा किसी नाले की गैस सूंघते हुए वहीं से डिबेट कर रहे होंगे, अगर रहे जीवित तो।
15,000 ठिकानों पे। ये वो रास्ता है जिसके बहाने से निकल जाए कि अब कुछ नहीं बचा है जी, हम जा रहे हैं युद्ध में। अब पीछे से आवाज देते रहो, नहीं नहीं आओ एक बार लड़ लो, नहीं हम जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं है तुम्हारे यहाँ, वो रास्ता है। आगे चलिए जरा कुछ और दिखा दें, फिर एक साथ चलेंगे दो हिस्सों को लेकर के हेमंत जी के पास। जर्मनी ने ईरान युद्ध से किया किनारा, ट्रंप के इस फैसले पर नाराजगी भी जताई। लाइए जरा भीतर चलिए खबर में, चलिए फटाफट। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि उनका देश ईरान से जुड़े युद्ध का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल साफ शब्दों में युद्ध का हिस्सा नहीं है और न ही बनना चाहता है। नॉर्वे दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कारण नहीं है कि जर्मनी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सैन्य सुरक्षा देने पर विचार करे। ये चर्चा आई थी और खबर कल मैंने एक देखी थी, शायद इसीलिए सफाई आई है, क्योंकि भारत की मीडिया, हटाइए मत भाई, लगे रहने दीजिए अभी, मैं बीच में खाली उस पे उस पहलू को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, वजह है उसको डिस्कस करने का। कल एक खबर आई थी, क्योंकि ये तो वही खबर देते हैं हमारे यहाँ जिस जो मुफीद हो, उनके जो है इकोसिस्टम को सूट करता हो, कि जर्मनी उतारेगा अपने जो है नेवी को सिक्योरिटी देने के लिए। आज साफ कर दिया कि कोई जो है सैन्य सुरक्षा देने का विचार हम अब तक कर ही नहीं रहे हैं, कोई ऐसा विचार नहीं है। जबकि इस अहम समुद्री रास्ते के आसपास ईरान से जुड़े हमले हो रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। इसके अलावा जो है फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि जर्मनी जो है पूरी तरह से नाटो का हिस्सा होते हुए भी किसी भी तरीके से इस युद्ध में भविष्य में भी शामिल होने के बारे में नहीं सोच रहा है। रूसी तेल पर अमेरिका ने जो फैसला किया है, अमेरिका ने अब रूसी तेल पर सभी देशों को 30 दिन की छूट दे दी है। उसके खिलाफ भी जर्मन चांसलर ने अमेरिका की खुली आलोचना की है और कहा है इसमें भी कि G7 समूह के सभी 6 सदस्य देशों ने इस फैसले पर स्पष्ट रूप से असहमति जताई है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश देता है। G7 के 6 देशों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सही संकेत नहीं है, लेकिन हमें आज सुबह पता चला कि अमेरिकी सरकार ने अलग फैसला लिया है। एक बार फिर हम मानते हैं कि यह गलत निर्णय है। अब सुनिए हेमंत भाई, समझे? हटा दीजिए इसको। G7 में एक अमेरिका और प्लस 6, 6 के 6 अमेरिका के खिलाफ। उसके फैसले से बिल्कुल ये नहीं कि उनका अपना होगा हम किनारे हो जाए, बिल्कुल गलत निर्णय बता करके असहमति जता रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। ये हालात हैं। अब बताइए इसमें भागने का रास्ता कहां से मिलेगा, क्या कह के भागेंगे? देखिए भागना तो है इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए कितने बेचैन है ट्रंप, आपने ठीक शब्द प्रयोग किया, बेचैन है और डेस्परेट है, किसी तरीके से पेड़ छूट जाए, किसी तरीके से। और ऐसी सरेआम झूठ बोलता है आशीष भाई पूरा कैबिनेट। मैं तो सोच रहा था हमारे वाले विश्व गुरु हैं झूठ में, लेकिन ये तो विश्व गुरु के भी गुरु है। ट्रंप से लेकर के सारे लोग सुबह से रात तक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं ट्रंप? उनके मैं ट्वीट दिखाऊंगा ना, आप कहेंगे कह रहा ईरानियों को मारने का मेरे सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। बताइए, राष्ट्रपति एक देश का ईरानियों को मारने का सम्मान बता रहा है उसको, और फिर क्या कह रहा है? आपने जैसे कहा कभी रूस से बात कर रहा है, कभी चीन से बात कर रहा है, कभी आधी रात को ओमान से बात कर रहा है। और अभी जब मैं और आप बात करें, इनकी भाषा देखिए, अभी अभी की खबर आई है, जो इनके युद्ध सचिव है, पहले रक्षा मंत्री बोला करते, अब युद्ध मंत्री बोल दिया क्योंकि नया नामकरण किया। पीट हेगसेथ ने अभी अभी दावा किया है कि सारे ईरानी नेता भूमिगत हो गए हैं और छुप गए हैं, चूहे यही करते हैं। आज आप तेहरान की सड़कों के, मैंने आपको कुछ वीडियो भेजे, अगर रेडी हो तो दिखा दीजिएगा। दिखाएंगे हम, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। आशीष भाई, राष्ट्रपति से लेके विदेश मंत्री से लेकर के और उनके जो उसके IRGC के हेड से लेकर के और उनके सुरक्षा सलाहकार से लेके हर आदमी आज अल कुद्स डे के ऊपर, सारे लाखों लोग ईरान की सड़कों पर थे। सारा दिन इजराइल की चल रही है बमबारी, सब कुछ चल रहा है। ये देखिए, ये विदेश मंत्री, ऐसे ही राष्ट्रपति, ऐसे ही उनके युद्ध जो अपने क्या नाम है रक्षा मंत्री, जो उनके रक्षा सलाहकार, जिसको भी आप देखना चाहो सारे। और सड़क पर देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई डरा हुआ है? लोग राष्ट्रपति के साथ घंटे तक सेल्फी लेते रहे, सेल्फी। ऐसी परिस्थितियों में जब यूं नहीं पता कि कौन सा गोला कहां के गिर जाए, कौन सी मिसाइल गिर जाए,
और जिस तरीके से ईरान के सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन है मोसाद की, पल पल की खबर होती है, जहां वहां राष्ट्रपति खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है, सारा सिस्टम, इरानियन ऑफिशियल्स, एवरीबडी इज ऑन द रोड्स और दे आर सेलिब्रेटिंग इतने बड़े युद्ध के बाद भी। ट्रंप की चिंता सबसे बड़ी ये है आशीष भाई, इसको समझिए आप, इसलिए वो मुक्ति पाना चाहता है। उसको ये पता है, कभी तो वो क्या धमकी देता है कि हम अपने सोल्जर्स उतार देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। आपने कहा 15,000 हमले, 15,000 हमले के बाद किसी देश पे कुछ बचता है क्या? उसके बावजूद भी क्या कहता है वो, हमने इनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने इनकी सारी मिसाइल साइट्स तबाह कर दी, हमने इनकी नेवी तबाह कर दी, हमने, तो फिर हमले किस चीज पे कर रहे हो? लोगों पे हमले कर रहे हो तुम, है? रिजीम चेंज करने आए थे, रिजीम सारे का सारा एकजुट हो गया, चेंज तो छोड़ो। तो कुल मिलाकर के ट्रंप कंप्लीटली बैकफुट पे है। और अब से नहीं है, पिछले 3 दिन से मैंने आपको लगातार कहा था कि अमेरिका किसी कीमत पर यह युद्ध जीत नहीं सकता और ईरान किसी कीमत पर युद्ध हार नहीं सकता। अमेरिका भाग जाएगा कोई खास बात नहीं। इसमें सबसे बड़ा संकट जो होने वाला है वो होने वाला है मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को, जो गल्फ काउंसिल के देश हैं, और इजराइल को। अब संकट किसी और लेवल का आशीष भाई, और वो संकट ये है कि सारे गल्फ ने ये देख लिया कि अमेरिका की प्रायोरिटी इजराइल को बचाने की है, उनको बचाने की कम है। तो वो अमेरिकन बेसिस को अपने लिए अपने आफत डाल के क्यों बैठेंगे वहां? असली बीमारी यहां आएगी। अब आप समझिएगा, युद्ध तो हो आ गया, चलो छोड़ो, 1-2 दिन और हमले कर लेंगे, ट्रंप को तो भागना ही है, यू टेक इट फ्रॉम मी। असली बीमारी यह आएगी कि कितने देश अपने यहां से अमेरिकन बेसिस को उठा ले जाने के लिए बाध्य करेंगे अमेरिका को। अब समस्या ये आएगी, आप देखिएगा। शिया सुन्नी और वो सारी चीजें अपनी जगह थी युद्ध शुरू हुआ जब, जैसे ही खामनेई की हत्या की गई उसके बाद वो भेद भी खत्म हो गए, ठीक? तो अब अकेला ईरान एकजुट नहीं है, पूरी की पूरी खाड़ी के देश ज्यादातर एकजुट है, और वहां पर किसी भी देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन नहीं है। सारे के सारे सुल्तान फला ये वो सब जगह राजशाही है। वैसी सूरत में अमेरिकन बेसिस के खिलाफ अगर कोई पॉपुलर आंदोलन खड़ा हो गया धर्म के आधार पर, फिर वो सल्तनतें क्या करेंगी? वो अमेरिका को बचाएंगी या अपनी जान बचाएंगी? तो जितने ट्रंप के यार थे सारे संकट में, और सबसे बड़ा संकट है इजराइल के लिए। इजराइल के लिए संकट क्यों है? वो दिखा रहे हैं क्या कि हम ईरान का इलाज कर रहे हैं। वो हकीकत में अपने से साथ सटा जो लेबनान है, उनका सारा फोकस पिछले 4 दिन से वहां पर है, और वहां पे उन्होंने ग्राउंड सोल्जर्स भी घुसा दिए लेबनान के अंदर, ठीक? क्योंकि लेबनान में तो उनका हिजबुल्लाह का ये नहीं पता ना कि किस टाइम 50 रॉकेट मार के भाग जाए। अब समस्या है कि ट्रंप तो यहां फंस गया और वो भाई हिजबुल्लाह का हिसाब सेटल करने में लग गए। ये पूरी जो परिस्थिति है ना, ये बेसिकली युद्ध के अंदर जो एक तालमेल होता है ना, उसका भी कहीं ना कहीं लैक है। अमेरिका का जितने भी अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे पुराना, 60,000 करोड़ की कीमत है भाई साहब, 60,000 करोड़ उसको हिट कर दिया ड्रोन से और मिसाइल से, एंड इट इज वे ऑन इज वे बैक टू अमेरिका फॉर रिपेयर्स। उनका ट्रांसपोर्ट जहाज उनका गिरा दिया। ट्रंप को तो बड़ा शौक था जहाज गिराने का, इंडिया के इतने गिरे, फलाने के इतने गिरे, 11 एयरक्राफ्ट फॉल। अब अपने बता ले कितने गिरे, तेरे कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हुए, कितने बेसिस अमेरिकन फौज खाली करके बाकी। अमेरिका के जो फौजी है बेस पे नहीं रहे, पता है आपको कहाँ है? होटलों में। अगर बेस पे रहेंगे तो पता है शाम तक क्या हो जाएगा। तो ये जो भगदड़ है, आप सोचिए ना, नागरिकों को ट्रंप नहीं बचा पा रहा, एम्बेसी सारी बंद है मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका की एक भी एम्बेसी फंक्शन हो तो बताइए, ऐसा कभी सुना था आपने? और ईरान को बर्बाद कर चुके, फिर तो एम्बेसी चला लो भाई, फिर क्या दिक्कत है? ट्रंप की हकीकत ये है। और ट्रंप के बारे में अमेरिका में एक चीज बड़ी साफ होगी, वहां के एक पूर्व एनएसए थे जॉन बोल्टन, उन्होंने बिल्कुल खोल के बता दिया आज। उन्होंने कहा कि ये आदमी तुरंत फुरत में फैसले लेता है, इसको किसी चीज की समझ नहीं। आशीष चित्रांशी आए, हेमंत भाई आओ चलो हमला कर देते। तो भाई सोच लो यार, किस पे हमला करने जा रहे हो, क्या है उनके प्लस पॉइंट, क्या है माइनस पॉइंट, क्या है हमारा अल्टीमेटली वो क्या है, हमारा गोल क्या है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि वो आए थे 3 मेरे सलाहकार, उन्होंने बताया कि कर दो काम, तो हमने कर दिया, बस छुट्टी। तो सीआईए और जो पेंटागन बैठे वो क्या करेंगे फिर? अपने दामाद से ही करवा ले। आज सुबह और चुटकुला कर दिया भाई, कितना सनकियर सिर्फ आदमी। कहता है कि गट्स होने चाहिए इनके समुद्री जहाजों के अंदर, शिप्स के अंदर जो तेल कैरी करते हैं, और उनको हार्मूज से निकल जाना चाहिए। ट्रंप साहब से कोई पूछे कि आप अपनी पूरी एस्कॉर्ट लगा करके हार्मूज से निकल जाओगे? है, कोशिश करके देखो एक बार। आपने कहा कि हमारी जो नेवी है वो उनको एस्कॉर्ट करेगी जहाजों को, परसों कहा था अगर आपको याद हो, कि जितने भी जहाज फंसे हुए
फ्रेंडली देशों के, उनको हमारी नेवी, अगर अब तक एक निकाला हो तो बताना जरा एक बार, क्यों भाग गए, फिर ऑफिशियली मना किया। आपको यस पता है, फिर ऑफिशियली मना किया कि हम नहीं दे पाएंगे इस हालात में किसी को भी स्कॉट। वही तो मैं कह रहा हूं, जिसकी दुनिया की सबसे ताकतवर सो कॉल्ड नेवी, वो एस्कॉर्ट करने से मना कर दिया ऑफिशियली। और वो भाई क्या कह रहा है कि क्या होने चाहिए, गट्स होने चाहिए हार्मूज से निकलने के। तो सिर्फ रहा नहीं तो क्या है वो। कुल मिलाकर के आशीष भाई, उसने अमेरिका की जो सुपर पावर थी उसको पूरी दुनिया में एक उपहास का पात्र बना के छोड़ दिया। और जर्मनी ने बिल्कुल ठीक किया। जर्मन चांसलर ने कोई वर्ड्स नहीं, उसने, जर्मन चांसलर आपको पता है फ्रेडरिक मर्ज जो है इस समय कहां पर है, वो अपने देश में नहीं, वो नॉर्वे गए हुए, नॉर्वे गए नॉर्वे, हुए। नॉर्वे और के दौरे वहां, पे ही। हाँ, और नॉर्वे ने पहले विरोध कर दिया था इस युद्ध का। तो हम्म, वहां जाकर के फ्रेडरिक ने कहा कि उनका देश ईरान से जुड़े युद्ध का ना तो हिस्सा है और ना ही बनना चाहता है। ये बात वहां जाकर कह रही है। और क्या कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं है कि जर्मनी हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सैन्य सुरक्षा देने पर विचार करे। दूसरे की लड़ाई में कौन पंगा लेगा, क्यों लेगा, जबकि इस अहम समुद्री मार्ग रास्ते के आसपास ईरान से जुड़े हमले हो रहे हैं। तो जर्मनी ने मना कर दिया। जर्मनी यूरोप का बड़ा देश है, प्रभावशाली देश है, सारी बात है। हम तो पनडुब्बियां भी लेते हैं जर्मनी से, स्कॉर्पियन हमारी वहीं से आई हुई। तो अब जो देखने का पर्पज ये है कि ट्रंप भागता कैसे है। युद्ध बुद्ध तो हो गया, छोड़ दीजिए। अब फिर क्या कह रहा है, कल देखा था आपने, कल शाम को इसी टाइम क्या कहा था कि अब तक का सबसे बड़ा हमला आज होगा। परसों क्या कहा था इसी समय, आज होगा। आज, आज 14 दिन हुए इस लड़ाई को, इस उसके 9 14 दिन ट्वीट, में, 14 9 दिन में बार 9 उसने दिन कहा। बोला है कि आज सबसे बड़ा हमला होगा, आज बताइए। सबसे बड़ा होगा। मैं आपको रोक करके जरा जरा, जब आपने पीट हेग्सेट की चर्चा की थी तो हम पढ़वा देते हैं जरा। अभी मैंने दिया है वो खबर, जरा लाइएगा स्क्रीन पर, वो खबर लाइए। देखिए, अमेरिका ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से उसने और इजराइल ने मिलकर ईरान के 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान की लीडरशिप, ये लाइन सुनिएगा गौर से, ईरान की लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी वायुसेना और इजराइल की वायुसेना ने मिलकर दुश्मन के 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। यह हर दिन 1,000 से कहीं ज्यादा है। हेग्सेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुक्रवार को इस अभियान में अब तक के सबसे ज्यादा हमले किए गए। सबसे महत्वपूर्ण लाइन आप ध्यान रखिएगा, ईरान की लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है। अगला जरा ईरान का विजुअल दिखाइए भैया, ईरान का विजुअल। मतलब ऐसा झूठा आदमी कि ये हमारे सामने कहे कि यार वो आशीष चित्रांशी से मिलना था, जरा मिलवा दो। آقای وزیر امور خارجه درباره این چه فکر می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خب روز قدس هست در ایران و علیرغم حملات وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا همین امروز در همین ماجرا انجام دادن، ولی ما با سیل میلیونی جمعیت مواجه هستیم. نه تهران فقط، मैं बताता हूँ, आज जो है कुद्स डे है। कुद्स डे भी बताऊं क्या होता है। ये कुद्स डे दरअसल 1979 में आयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने शुरू किया था। ये है जेरूसलम को, मतलब इस दिन पर ये जो आखिरी रमजान होता है, आखिरी रमजान, रमजान का आखिरी शुक्रवार, जुमा, शुक्रवार, हाँ, आखिरी शुक्रवार, आखिरी रमजान, आखिरी शुक्रवार, रमजान का आखिरी शुक्रवार, उस दिन मनाया जाता है। 1979 में शुरू किया था रुहुल्लाह खुमैनी ने। और कुद्स जो है ना, ये जेरूसलम को कहते हैं, पवित्र जेरूसलम, मतलब जेरूसलम को आजाद करवाने का एक उस दिन प्रतिज्ञा लेते हैं। और पूरी दुनिया में कुद्स डे मनाया जाता है। भारत में भी मनाया गया है कुद्स डे, भारत में भी। आज नई दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें ईरान की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में ईरान के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल भी हुए थे। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कौन कौन शामिल इसमें था, वो पूरी डिटेल है हमारे पास। इसमें आप तो स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति थे, इसमें विदेश मंत्री थे, मतलब मसूद पेजेस्कियान थे, इसमें मसूद पेजेस्कियान के साथ अब्बास अरागची विदेश मंत्री थे। इसमें धर्मगुरु अली रेजा अराफी, जिनको लेकर के एक चर्चा थी कि अली रेजा अराफी ये भी सुप्रीम लीडर हो सकते हैं, धर्मगुरु अली रेजा अराफी शामिल थे,
जो ईरान की अंतरिम लीडरशिप काउंसिल के पूर्व सदस्य और देश के मदरसों के हेड थे। ये सब के सब तस्वीरों में आपके मेरे सामने तस्वीरें हैं। इसमें तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी भी दिख रहे हैं, संस्कृति मंत्री अब्बास सालेही भी मौजूद दिख रहे हैं। मैं आपको एक फोटो मेरे पास है, तो मैं आपको फोटो और वीडियो दोनों को एक साथ कंबाइन करके दिखवा भी देता हूं। आप ये कार्यक्रम खत्म होते होते कंट्रोल रूम को कहूंगा जरा विजुअल और फोटोग्राफ्स एक में ही कंपाइल करके और दिखा दीजिए। बताइए, वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है कि पूरी लीडरशिप अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड की परिभाषा क्या बदल गई है क्या? कि जब लोग सड़कों पर घूमते हैं तो कहा जाता है कि अंडरग्राउंड है? वहां का रक्षा मंत्री, वहां का विदेश मंत्री, वहां का जो है राष्ट्रपति भाई, सुप्रीम लीडर के बाद नंबर 2 राष्ट्रपति, वहां का मेयर सब सड़क पर है। कुछ डे में लाखों लोग सड़कों पर है, कह रहा है अंडरग्राउंड है। हेमंत भाई, नहीं, ये मजाक है। मैं वही कह रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि आप वाले ही झूठे हैं, हमारे वाले यहाँ सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं। वो तो सरेआम रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं भाई। और उनकी तो हालत आज देखिए, मैं तो हैरान रह गया। उनका जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है ना आशीष भाई, वो व्हाइट हाउस के किसी कमरे से टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था। इतने में इंटरव्यू के दौरान एक व्यक्ति भागा आया ट्रंप का कि राष्ट्रपति बुला रहे हैं। वो छोड़ के गया वहां जो सुन के, और उसके बाद वो जो स्कॉट बेंसन बैठा ना उसके सामने टीवी के सामने दोबारा आके 30 सेकंड में, तो वो फंबल कर रहा था, कांप रहा था। यानी कि उसकी सेवा ट्रंप ने बुला के वैसे ही कर दी जैसे अपने लंकापति के यहाँ होती। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने वीडियो देखा, मैं हैरान रह गया कि व्हाइट हाउस के अंदर तो ऐसा नहीं होता था कि भाई इतने बुरे तरीके से धमका दो कि वो आदमी बेचारा। तो ये सारे का सारा एक गैंग हो गया है, जो बिल्कुल ईरानी आजकल एक शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग कर रहे हैं कि एप्स्टीन गैंग है ये। तो व्हाइट हाउस में तो आप मान सकते हो कि व्हाइट हाउस में तो एप्स्टीन गैंग बैठा है भाई, जिस तरह की परिस्थितियां हैं। आप सोचो यार, जिस देश का राष्ट्रपति सड़क पे है सरेआम इतने हालात में, राष्ट्रपति कम से कम आधा पौना घंटा सड़क पे रहे और सैकड़ों सेल्फी हुई उनके साथ। विदेश मंत्री, IRGC, वो जो अपने जो क्या नाम है उनके सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, जिसका रोज हम जिक्र करते हैं, जमाली, सारे के सारे सड़कों पे थे भाई। सारे के सारे सड़कों पे थे, और थोड़ी बहुत देर नहीं, और लाखों लोग सड़कों पे थे, लाखों। और ये क्या कह रहे हैं कि हमने सारा सब कुछ इनका बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो भाई साहब, लोग तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ डे तो उन्होंने खूब अच्छे से मनाया। तो आप एक बार देख लो सोशल मीडिया को। और अभी जब मैं और आप बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है फाइनेंशियल टाइम्स पे, मैंने भेजा भी स्क्रीनशॉट आपको। फ्रांस और यूरोपियन कंट्रियों ने, जितने भी हैं, उन्होंने तेहरान के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि हार्मूज के जरिए तेल का आवागमन शुरू हो सके। अभी जब मैं और आप बात करें, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी अभी ब्रेक हुई है, ये भी दर्शकों को दिखा दीजिएगा। और पीट हेगसेथ फिर वही बकवास कर रहा है वहां खड़ा होकर के कि अभी जब मैं और आप बात करें तो लाइव चल रहा है व्हाइट हाउस से, फिर वही बात कर रहा है कि हम उनका वो हाल करेंगे, वो करेंगे, उनके सुप्रीम लीडर घायल हैं, उनको बयान जारी करना पड़ा, वो डिसफिगर्ड हो गए। मतलब घटिया शब्दों की जो पूरी की पूरी, जिन शब्दों के लिए आप ट्रंप को जानते हैं, पूरा एप्स्टीन गैंग वही प्रयोग कर रहा है। लड़ाई की भी एक गरिमा होती है। आप मान लीजिए किसी को चोट लगी है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो डिसफिगर्ड हो गया? बताइए आप। निशिकांत दुबे टाइप लोग हैं ना सब। एग्जैक्टली। और दिन में कहता है कि उसकी टांग काट दी गई, कोई इजराइल कहता है कि वो कोमा में है। बट आर यू टॉकिंग? डिसफिगर्ड हो गई। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पीट हेगसेथ कह रहा है ये क्या है, युद्ध में हमेशा से, युद्ध के दौरान, ये आज की नई रणनीति है, हमेशा से ये रहा है कि एक अफवाह तंत्र का भी इस्तेमाल होता रहा युद्ध में। लेकिन ये पहला युद्ध है जिसमें सिर्फ अफवाह है। मतलब मुंह से, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुंह से एनकाउंटर होता है, ऐसे मुंह से बोलते हैं ठाए ठाए। आपने वीडियो देखा होगा, बड़ा फेमस वीडियो था, मुंह से बोला ठाए ठाए, एनकाउंटर कर दिया। तो ये पूरा युद्ध मुंह से हो रहा है, सब मुंहबली हैं। ट्रंप के जितने सेनापति हैं, वो हेगसेथ हो, रूबियो हो, सारे के सारे, वो राइट हो, लेफ्ट हो, जितने हैं, ये सब के सब मुंहबली हैं। खाली मुंह से ईरान को उड़ा रहे हैं, मुंह से। और इसमें मुझे ये डर है, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, और जब तक डॉलर वर्ल्ड की मतलब ग्लोबल करेंसी रहेगी तब तक रहेगा पावर। लेकिन मुझे एक संदेह है, कहीं यही युद्ध अमेरिका के पतन की वजह न बन जाए। क्योंकि आप EU से लेकर के और नाटो तक अगर सीधे जर्मनी से बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अब अमेरिका को बाईपास करना शुरू कर दिया। नहीं तो नाटो और EU 1945 के बाद से आज तक जहां अमेरिका खड़ा होता था, वहीं पीछे लाइन में खड़े हो जाते थे। एग्जैक्टली, बिना कहे।
हाँ, बिना कहे कि अमेरिका खड़ा हो गया है, मतलब वो अंडरस्टूड है कि उस लाइन में अब हमें पीछे लग जाना है, खड़ा हो जाना है। इस बार लाइन तोड़ना नहीं, वो लाइन में लगे ही नहीं, और जब कई बार पीछे से आ भी रहे हैं लाइन में, तो पीछे एक लात मार करके आगे निकल जा रहे हैं। वही हो रहा है। हाँ, मतलब एक लात भी दे रहे हैं पीछे से। तो जब जिनको आप 1945 से 55 और 25, 80 साल 80 साल जो आपके पीछे रहा, वो लोग अगर आपके मतलब आपके साथ भी होता ना कि एक वैचारिक रूप से साथ हम खड़े हो गए। हम आपके साथ हैं, आपकी सोच के साथ हैं। अब तो सोच जब ईरान के साथ, जब अगर इटली, फ्रांस और यूरोप के कंट्रीज ईरान से संवाद करने लगे कि भाई साहब हमारे जाने दो, दैट मीन्स अमेरिका खत्म, अमेरिका की वो जो दादागिरी थी वो खत्म हो गई। अब हेजीमनी खत्म हो। खत्म हो गई। आप साउथ कोरिया का विजुअल दिखाइए, साउथ कोरिया दिखाइए, साउथ कोरिया वाला विजुअल दिखाइए जो दिखा दिया था, वो दिखाइए। देखिए हेमंत भाई, ये देखिए, ये देखिए, फोटो देखिए, बहुत कुछ है, ये फोटो ही सब कुछ बोलता है। साउथ कोरिया में, अब साउथ कोरिया में जो भी रिजिम रहे, क्या वो रिजिम जब साउथ कोरिया की सड़कों पर कोरियन लोग ऐसे फोटो उसके बना बना करके और विरोध करेंगे, तो क्या कोरिया की कोई भी रिजिम हो, कोई सरकार हो, कोई सत्ता में रहे, क्या वो ट्रंप के जो है जी हुजूरी करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक रिजिम चेंज होने के चक्कर में मुझे लगता है दुनिया में कई रिजिम चेंज करवा देगा ट्रंप। जो अकेले ट्रंप की रिजीम जी चेंज हुजूरी नहीं। करेगा उसके खिलाफ लोग उतरेंगे। देखिए भीड़, देखिए। ठीक बात। और ये हालत उस देश में जिसके ऊपर 24 घंटे नॉर्थ कोरिया का साया है कि पता नहीं वो भाई हाँ, साहब कब क्या कर दे। उस हाँ, देश के अंदर ट्रंप का विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सारे पेट्रियट और थर्ड सिस्टम यहां से उठा करके मिडिल ईस्ट में ले गए। तो इनको अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है। अब ये भड़के हुए कि तुम सुपर पावर बने फिरते हो, इतने सेंसिटिव एरिया से अपना सामान उठा करके वहां लेकर के जा रहे हो। तो साउथ कोरिया में बहुत जबरदस्त विरोध था आज, और सियोल की सड़कों पर तो आज कई घंटे तक प्रदर्शन चला है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आशीष भाई, इसको समझ ही नहीं कुछ भी। इसको तो इसके 3-4 पूंजीपति एडवाइजर आके बता देते, ये कर लो, तेल में खेल कर लेंगे, डॉलर में खेल कर लेंगे। बता तो रहा था कल पूरी दुनिया की हालत जो है आर्थिक तौर पर। कल क्या बोला ट्रंप पता है आपको? ट्वीट करके कि तेल जितना महंगा होगा उतना हमें फायदा है। बताइए। मतलब कैसा बददिमाग आदमी है वो। और अमेरिका के अंदर उसका बड़ा भारी विरोध हुआ कि 18% रेट बढ़ गए आम आदमी के, क्योंकि वहां तो डेली अपने मोदी वाला काम नहीं है ना। वहां तो जो मार्केट रेट है, इंटरनेशनल मार्केट ऑटोमेटिक सिस्टम है कंपनियों का। तो वहां कल शाम को जब हम देखा तो 18% के आसपास तेल का खर्चा बढ़ चुका था। गैसोलीन बोलते हैं वहां पर। तो वो भाई कह रहा है कि हमारे तो, हम तो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और हमारी तो सबसे ज्यादा आय बढ़ गई। अरे भाई, दुनिया का संकट तो देख लो, अर्थव्यवस्था कहां पहुंचेगी। उसको इन बातों से कोई, उसको कुछ बोलना है तो वो बोलता है। मर्क्यूरियल करेक्टर है, जैसे मैं पहले दिन से कहता हूं आपको। एक सनक उठी और बस मुंह के आगे फिर मैदान, जो मर्जी आए, आए बाएं साए जो भी करना है। और पूरी कैबिनेट ऐसी, जिस देश का युद्ध मंत्री है एक कुछ भी बोल रहा है भाई वो। 14 दिन युद्ध को हुए हैं और 14 दिन में लगातार उस भाई ने 9 दिन ये बोल दिया कि आज सबसे बड़ा हमला होगा। ठीक है ना? राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर क्या बर्बाद करना बचा हुआ है? किस चीज को? सिविलियन टारगेट्स कर रहे हो आप? फिर अब तो ये यूएन वगैरह शहीद हो गए, खत्म हो गए यूएन वगैरह, वरना तो इन सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं आशीष भाई। अगर कोई भी सम्मानित व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हो ना, और जिस तरीके से वो बच्चियों के स्कूल पे 168 बच्चियां मारी गई, एक पल अपने पद पे ना रहे, एक पल। और उसके बयान देखो आप। पहले तो कहता है कि किसी और ने मार दी, फिर कहता है कि ईरान ने मार दी। ईरान के पास है पेट्रियट। और जब अमेरिका के चैनल ने यह बता दिया कि नहीं हमारी ही थी, तो चैनल के पीछे पड़ लिया कि फेक न्यूज है। ठीक, तो उसको कुछ भी कर सकता है वो, इतना नॉन सीरियस करेक्टर। और इसीलिए आपने ठीक कहा, जो ये डॉलर पेट्रो डॉलर है, मुझे लगता है इसका भी काम होगा यहाँ पे। अमेरिकन बेसिस जो मैं कह रहा था, वो भी मिडिल ईस्ट से भागेंगे यहाँ से, उठा उठा के झोले अपने, मोदी जी की तरह झोले उठाने का टाइम आ गया है। और सबसे बुरी शामत आएगी इजराइल की, कि इजराइल के कारण अभी तक तो सारे झेल रहे थे। अब उसकी जो जिस तरह की वो चीज थी, अगर अमेरिका इस युद्ध को बीच में छोड़ के भागता है, हालांकि मुझे उस पर डाउट है, कारण क्योंकि एप्स्टीन वाला मामला वहां भी है, उस भाई की भी तो सारी वीडियोस मेन तो इसी के पास है ना। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है, ट्रंप ने अपने अमेरिका को और खुद को पूरी दुनिया के सामने एक हास्यास्पद चरित्र के तौर पर स्थापित कर दिया है, जिसको कोई समझ नहीं है।
कोई गंभीरता नहीं, बिल्कुल अकल से पैदल आदमी है और विशुद्ध तौर पे संती है। मतलब बेसिकली हिज कंडक्ट, उसका जो व्यवहार है इस पूरे दौरान में, इज अनबिकमिंग ऑफ ए प्रेसिडेंट, अनबिकमिंग, आई एम यूजिंग द वर्ड। और उसके अपने लोग ये कहने लगे हैं कि ये व्यक्ति है क्या, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन ही इज एज ए ह्यूमन बीइंग। अमेरिका में वो केवल और केवल उसकी छालेदार हो रही है। और डेमोक्रेट तो चलो विरोध करें करें, रिपब्लिकन और जो बागा सपोर्टर हैं उनकी शक्लें भी देखने लायक हैं पिछले कम से कम 6 दिनों से। चलिए इजाजत दीजिए, हालांकि एक मतलब इस गंभीर बात से अलग की एक बात, एक लाइन ये कहता हूं। किसी ने इसे चर्चा में कहा नेतन्याहू पता है आजकल जनरली जो भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है उनके राष्ट्राध्यक्षों के पास एक परमाणु हमेशा, मतलब संकट की स्थिति में परमाणु कहते हैं ना, परमाणु बटन, न्यूक्लियर बटन उनके पास है। ब्रीफ केस देख के। तो हाँ, वो न्यूक्लियर बटन, जो ब्रीफ केस न्यूक्लियर बटन है उनके पास। तो किसी ने कहा कि हालांकि इजराइल को लेकर आज तक ना इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि परमाणु शक्ति उसने हासिल की है और ना डिनाई किया। ये माना जाता है कि वो रखा हुआ है, सब चेला ही है अमेरिका का। तो नेतन्याहू परमाणु बटन लेके नहीं घूम रहा है। नेतन्याहू अपने पास परमानेंट एक पेन ड्राइव रखे रहता है, वही पेन ड्राइव उसको बचाएगी, वही पेन ड्राइव ही उसकी रक्षक है। वो परमानेंट अपने थैली में रखे रहता है और चेक करता रहता है। वो पेन ड्राइव कहीं गायब हो जाएगी तब हाथ से निकल जाएगा ट्रम्प, तब युद्ध भी हाथ से निकल जाएगा। तो गायब ना हो, या कहीं पे कोई CIA वाले कहीं से कोई चुरा न ले, कहीं उस ऐसी जगह पर ना हो कि ईरान अटैक कर दे और वो पेन ड्राइव उसमें नष्ट हो जाए। तो परमानेंट थैली में अपने जेब में रखे रहता है। तो ये ऐसे किसी ने बताया, मुझे लगा कि हाँ हो सकता है ऐसा होता हो। पूरी दुनिया में एक ही ऐसा नेता अब लगता है मुझे कि जो अभी भी, मतलब वो गुरु शिष्य परंपरा का अभी भी हिस्सा है, बाकी चलाही टूट चुकी है ट्रम्प की। एक ही है जो अभी भी गुरु जी कर रहा है। अब वो कौन है आप सबको पता है। अगर वो मान जाए तो ये पेट्रो डॉलर वाला जो कहे हेमंत जी ना, ये खत्म हो जाए। कौन था जब ब्रिक्स में करेंसी, ब्रिक्स की अपनी करेंसी की बात हुई, सबसे पहले घुटने टेक के किसने यू टर्न मारा था? हमारे वाले 56 इंची ने। और वो जयशंकर ने कहा नहीं, कभी कहे नहीं ऐसा, तो हम साहब सोचे भी नहीं। और ट्रम्प और ये मोदी जी थे ब्रिक्स में कहे थे करेंसी और विदेश मंत्री ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हालत है हमारी। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।